नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 24 अगस्त 24 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। तो वहां से जो है अपना पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ। तो मालाबार अभ्यास का आयोजन अभी हाल ही में हुआ है, जो कि 27वां संस्करण था इस वर्ष। कहाँ पे हुआ है दोस्तों नौसैनिक अभ्यास मालाबार, कहाँ पे इसका समापन हुआ है? तो ये ऑप्शंस आप देख रहे हैं, आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जिन्हें आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और इसका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा अभी 21 अगस्त को, ठीक है, मालाबार अभ्यास का 27वां संस्करण जो कि 2023 में हुआ है, ये 21 अगस्त को है, ठीक है। कहाँ पे? सिडनी के पास, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर संपन्न हुआ है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो है पूर्वी तट पे इसका समापन हुआ है। 27वां संस्करण था मालाबार अभ्यास का। इस अभ्यास में बात करें तो कौन कौन से देश के नौसेनाओं ने भाग लिया? तो भारतीय नौसेनाओं ने, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने और यूएस नेवी के जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों की भागीदारी देखी गई। तो यहाँ पे 4 देशों की भागीदारी थी किसमें दोस्तों? मालाबार अभ्यास में। इस अभ्यास की दोस्तों बात करें तो ये मालाबार अभ्यास जो है 2023 ये 2 चरणों में आयोजित किया गया। जिसमें से अगर हम पहले चरण की बात करें दोस्तों, जो कि 11 से लेकर के 15 अगस्त तक आयोजित किया गया था। कहाँ पे? उसको बंदरगाह चरण कहते हैं। तो बंदरगाह के आसपास वहां की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इसका यह अभ्यास किया गया। और दूसरे चरण की जो शुरुआत हुई थी वो 16 अगस्त को शुरू हुआ था, जो कि 21 अगस्त को समाप्त हुआ वो समुद्री चरण था, ठीक है। समुद्र में अपनी नौसेनाओं का प्रॉपर संचालन करने के लिए ये जो 4 देश है आपस में मिलकर के मालाबार अभ्यास का आयोजन किए हैं। बात करें भारत की तरफ से किसने भाग लिया, तो भारत का देखिए जो भारतीय नौसेना का जो प्रतिनिधित्व किया किसने किया, तो स्वदेश निर्मित विध्वंसक है जिसका नाम है आईएनएस कोलकाता, फ्रिगेट आईएनएस सहाद्री और P-8I समुद्री गश्ती विमान के द्वारा जो है भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया गया। मालाबार अभ्यास की बात करें दोस्तों, तो अभ्यास के जो समुद्री चरण में हवा सतह समुद्र के नीचे क्षेत्र में जटिल और उच्च तीव्रता वाले अभ्यास, हथियार फायरिंग और क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर संचालन देखा गया। ये देखा जाए 5 दिनों के जो विविध अभ्यास के समापन पर देखा जाए तो अभ्यास जो है मालाबार के सभी के लिए, मालाबार ने जो ये अभ्यास मालाबार है वो सभी के लिए शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी इंडो पैसिफिक सुनिश्चित करने के लिए भाग लेने वाले चारों देशों के मजबूत सहयोग, साझा मूल्यों और सामूहिक क्षमता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। तो एक तरीके से ये जो भाग लेने वाले 4 देश थे उनके बीच में, ठीक है, जो है मजबूत सहयोग को स्थापित करना, साझा मूल्य और सामूहिक क्षमता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के उद्देश्य से इस अभ्यास का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो मालाबार अभ्यास ध्यान रखिएगा इस साल 27वां संस्करण था, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की नौसेनाओं ने इसमें भाग लिया। भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया ये हमने देखा। आइए यहाँ पे कुछ अभ्यास देख लेते हैं जो भारत और अन्य देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। जिसमें से पहले अभ्यास की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में देखिए संप्रीति, ठीक है, ध्यान रखिएगा संप्रीति। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। मैत्री व्यायाम थाईलैंड के साथ आयोजित करता है भारत। वज्र प्रहार की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, और साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास का भी आयोजन करता है। नोमैडिक एलिफेंट दोस्तों, जिसे हम हिंदी में कहते हैं घुमंतु हाथी, ये भारत और मंगोलिया के बीच में आयोजित किया जाता है। वही बात करें दोस्तों गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया, और शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस। धर्म गार्जियन दोस्तों भारत और जापान के बीच में। सूर्य किरण की बात किया जाए तो भारत और नेपाल के बीच में हैंड इन हैंड, यानी कि भारत और चीन। सिम्बैक्स यानी कि ध्यान रखिएगा श्रीलंका, माफ करिएगा सिंगापुर और इंडिया के बीच में जो है एक्सरसाइज है। कॉर्पोरेट की बात करें तो भारत और थाईलैंड के बीच में है, ठीक है।
आइए दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए, इस वर्ष जो है ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों? इसका आयोजन ये किया जा रहा है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है 15वें शिखर सम्मेलन। ये किसके दोस्तों? ब्रिक्स समूह के। तो यहाँ पे दुनिया की जो प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं दोस्तों, उन्हीं का यह समूह है ब्रिक्स समूह। कौन कौन सी प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं? तो ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, तो इन जो है प्रमुख जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं का जो समूह है ब्रिक्स समूह, इसका 15वां शिखर सम्मेलन दोस्तों ये कल यानी कि 22 अगस्त को शुरू हुआ है और ये 24 अगस्त यानी कि आज इसका आखिरी दिन है, जो कि कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका में भी कहाँ? तो जोहानसबर्ग में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया जा रहा है। और भारत की तरफ से इसमें भाग लेने के लिए कौन गया दोस्तों? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका गए हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें कोविड-19, जब से कोविड-19 महामारी आई थी उसमें जो है ये वर्चुअल रूप से इसकी 3 बैठकें आयोजित की गई थी 3 वर्षों में। लगातार जो है 3 वर्षों जो बैठक जो हुई है वो वर्चुअल हुई, लेकिन अब जाकर के पहली बार जो है किसका? कोविड के बाद ये व्यक्तिगत जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है दक्षिण अफ्रीका में। अगर हम ब्रिक्स समूह की बात करें दोस्तों, तो पहली ब्रिक्स समिट जो हुई थी वो 2009 में आयोजित की गई थी और संस्थापक देश दोस्तों कौन है? तो ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है। पहले ब्रिक हुआ करता था, बाद में 2010 में जब साउथ अफ्रीका जुड़ा तो ये ब्रिक्स हो गया। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ब्रिक्स की जो 15वीं शिखर सम्मेलन की बैठक का आयोजन कौन कर रहा है? दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। और इसी दौरान हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 देशों की यात्रा पे गए हुए हैं। एक तो दक्षिण अफ्रीका जहां पे 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है, वहां पे वो भारत की तरफ से शामिल हुए, और दूसरा देश है ग्रीस, यूरोप देश जो है ग्रीस, वहां की भी यात्रा पे प्रधानमंत्री जी गए हुए हैं। ठीक है, तो 15वें जोहान्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है, वहां पे वो भाग लिए हैं। अफ्रीका रवाना होने से पहले उन्होंने कुछ बयान दिया, मीडिया को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है वो भविष्य में सहयोग के क्षेत्र की पहचान और संस्थागत विकास की समीक्षा का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, ये बात उन्होंने अपनी यात्रा के रवाना होने से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि चूंकि साउथ अफ्रीका में चूंकि कोविड-19 के बाद व्यक्तिगत रूप से इसका सम्मेलन किया जा रहा है, तो यहाँ से प्रश्न आवश्यक है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न है कि G20 महामारी कोष ने भारत की पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो बताइए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे G20 महामारी कोष है दोस्तों, और इस कोष ने भारतीय जो पशु स्वास्थ्य प्रणाली इसको मजबूत करने के लिए भी हाल ही में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 25 मिलियन डॉलर। ठीक है, अमेरिकी डॉलर। तो G20 जो कोष है उसने भारत की पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत, ध्यान रखिएगा, पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग को कितना 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें इंडोनेशिया की जो है G20 अध्यक्षता के तहत इस कोष की स्थापना निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए की गई थी। देखा जाए, जब पिछले वर्ष जब G20 की अध्यक्षता, इस साल G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है दोस्तों, पिछले वर्ष की G20 की जो अध्यक्षता की गई थी इंडोनेशिया के द्वारा किया गया था, और उसी दौरान जो है ये जो G20 महामारी कोष है इसकी स्थापना की गई थी। किसके लिए? तो ये जो निम्न और मध्यम आय वाले देश हैं उनके लिए किया गया था। ठीक है, उच्च आय वालों के लिए नहीं किया गया था। यह कोष देखा जाए जो राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, जो वैश्विक स्तर यानी कि तीनों ही स्तर पर जो महामारी होती है उसकी रोकथाम के लिए और उससे निपटने की तैयारी को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश की व्यवस्था करता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो यह इस क्षेत्र में अतिरिक्त निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ साथ विभिन्न भागीदारों के बीच समन्वय बढ़ाने में भी यह कोष मदद करता है। जो भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय, उन्होंने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य देखा जाए क्या है, पशुओं से मानव आबादी में जो फैलने वाले रोग हैं उन रोगों के जोखिमों को कम करना। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे G20 महामारी कोष की देखिए गठन कब हुआ, ये कब बना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कब बना था, इंडोनेशिया की जब G20 अध्यक्षता किया था तब उस दौरान बना था। बाकी भारत को कितना दिया गया है, ठीक है, पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए G20 महामारी कोष के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच पहली विदेश कार्यालय परामर्श बैठक आपिया में हुआ है। देखिए आपिया कैपिटल है उस देश का, ठीक है, आपिया में आयोजित हुआ है। तो ये हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, समोआ, ठीक है, समोआ की कैपिटल है आपिया। तो पैसिफिक ओशन का ये एक छोटा सा द्वीपीय देश है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ साइड ऑफ, आप फिजी की तरफ देखेंगे एक छोटा सा द्वीपीय देश ये आपको दिखाई देगा, ये जो समोआ है। और भारत और समोआ के बीच में पहली जो है विदेश कार्यालय परामर्श बैठक जो हुई है उसका आयोजन आपिया, जो कि समोआ की कैपिटल है, वहां पे हुआ है, ठीक है। यहाँ पे किसने अध्यक्षता किया है इस बैठक की, तो विदेश मंत्रालय के पूर्वी क्षेत्र के जो सचिव हैं सौरभ कुमार, विदेश मंत्रालय के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, और समोआ व्यापार और मंत्रालय के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिनका नाम है सुश्री पेसेता नोमिया सीमी, ठीक है, उनके द्वारा जो है इस बैठक की अध्यक्षता की गई है। यहाँ पे दोनों पक्षों ने यानी कि भारत और समोआ के पक्ष ने स्वास्थ्य, सूचना और दूरसंचार प्रौद्योगिकी, शिक्षा, लघु और मध्यम उद्यम, क्षमतावर्धन जैसे क्षेत्रों में विकास साझेदारी सहित द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा की है, ठीक है। दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच शिखर सम्मेलन, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर प्रशांत द्वीप मंच फ्रेमवर्क, राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र पर अनुवर्ती चर्चा भी किया है। समोआ की बात करें दोस्तों तो ये देखा जाए अगले वर्ष यानी कि 2024 में 21 अक्टूबर को अगले राष्ट्रमंडल प्रमुखों की सरकारी बैठक की मेजबानी भी करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि किस देश के बीच में, भारत और किस देश के बीच में पहली जो है विदेश कार्यालय परामर्श बैठक हुई है, ये हुई है समोआ में। समोआ कहाँ पे हुई है, आपिया में हुई है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने 2400 करोड़ डॉलर की अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन किया है। तो अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन किस राज्य के द्वारा किया गया। देखिए बजट उसका कितना 2400 करोड़ का है, तो ये किया गया है दोस्तों केरल। करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। तो केरल के जो मुख्यमंत्री दोस्तों पिनराई विजयन, इन्होंने देखा जाए केरल को, ठीक है, कचरा मुक्त राज्य बनाने के लक्ष्य से देखा जाए तो एक अभियान शुरू किया था जिसका नाम है मलियन मुक्तम नव केरलम। इस अभियान के हिस्से के रूप में उन्होंने यानी कि जो केरल के मुख्यमंत्री उन्होंने, ठीक है, 2400 करोड़ रुपए के केरल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन किया है। किस अभियान के हिस्से के रूप में, मलियन, ठीक है, मलियन मुक्तम नव केरलम। जो वहां के उद्योग मंत्री हैं पी राजीव ने सामग्री संग्रह और संसाधन पुनर्प्राप्ति सुविधा के लिए अभिनव डिजाइन का अनावरण किया है, जबकि कांग्रेस नेता हेबी ईडन ने एक शिकायत निवारण तंत्र का भी, ठीक है, लॉन्च किया है। यहाँ पे विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक द्वारा समर्थित है ये परियोजना, ठीक है। और इस परियोजना का लक्ष्य देखा जाए 2024 तक केरल के अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाना है, ठीक है। पहले चरण में डोर स्टेप कचरा संग्रहण में वृद्धि के साथ जो है सफलता मिली है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो है केरल ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना शुरू किया है किस अभियान के हिस्से के रूप में, तो मलियन मुक्त नव केरलम अभियान के हिस्से के रूप में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में बड़ी संख्या में मेगालिथिक, ठीक है, हैट स्टोन की खोज हुई है। तो किस राज्य में मेगालिथिक हैट स्टोन, मेगालिथिक यानी कि बड़ा पाषाण जो होता है, पत्थर होता है, ठीक है, आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो मेगालिथिक हैट स्टोन की खोज हुई दोस्तों, ये भी केरल इसका करेक्ट आंसर है, ए है, केरल में हुआ है। तो हाल ही में केरल राज्य पुरातत्व विभाग ने देखा जाए केरल के जो है एक जिला है जिसका नाम है तिरुनावया के पास कुट्टीपुरम गांव में, कुट्टीपुरम गांव के नागापरमा में एक पुरातात्विक खुदाई हुई। उसी खुदाई के दौरान एक ही स्थान से बड़ी संख्या में मेगालिथिक हैट स्टोन मिले हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। अगर इस हैट स्टोन की बात किया जाए तो इसे मलयालम में थुप्पी कल्लू के नाम से जाना जाता है, ठीक है, थुप्पी कल्लू कहा जाता है, मलयालम में कहा जाता है। और इसकी विशेषताएं देखिए क्या होता है, ये अर्धगोलाकार होता है, देखा जाए ये अर्धगोलाकार है और लेटराइट पत्थर होता है। और इसका उपयोग देखा जाए कब किया जाता था, तो महापाषाण काल के दौरान जो शव होते थे उन शवों को दफना, ठीक है, दफन करने वाले कलशों पर ढक्कन के रूप में किया जाता था, ठीक है।
पुरातत्वविदों का कहना है कि यह यकीनन राज्य में किसी भी असुरक्षित स्थल पर हैट स्टोन्स की सबसे बड़ी संख्या है, और यह भी आशंका है कि जो वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा कई हैट स्टोन्स को अनजाने में नष्ट भी कर दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, इस हैट स्टोन के बारे में। तो यहाँ पे कुडक्कल्लू, जिसे आमतौर पर पूरे जो केरल राज्य में देखा जाता है, ये जमीन पर, ठीक है, उसी के बारे में बात करें, है क्या ये कुडक्कल्लू। तो ये जमीन पर घुमावदार ब्लॉक होते हैं और इनके बीच में देखा जाए खोखला स्थान होता है, और इसके ऊपरी एक छतरी के आकार का क्या होता है, चट्टान होती है, जिसी को हम क्या कहते हैं, हैट स्टोन कहते हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें थोपिकल्लू शवाधान प्रक्रिया में एक छतरी के आकार के चट्टान को जमीन के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, मुथु, ठीक है, यहाँ पे बात करें मुख्खू मगथाजी, या फिर जिसे हम नंदन गाड़ी भी कहते हैं, शवाधान कलश होता है। ये महापाषाणिक शवाधान स्मारक का दूसरा रूप है, जिसमें शव को एक बड़े कलश में दफनाया जाता है, और ये कलश केरल के कई तटीय इलाकों में आप पाए जा गए हैं। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो ये चीज हम लोगों ने बात किया कि कहाँ पे भी हाल ही में जो है बड़ी संख्या में मेगालिथिक हैट स्टोन मिले हैं, तो केरल में मिले हैं। इन्हें किन नामों से जाना जाता है ये भी ध्यान रखिएगा। ये आपका ना सिर्फ करंट का क्वेश्चन बन सकता है, बल्कि यहाँ से स्टैटिक्स जो है क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा आप लोग इसको अच्छे से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत और आसियान देश किस वर्ष तक अपने एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की समीक्षा करने पर सहमत हुए। चलिए आप मुझे बताइए, आसियान में जो है कितने कंट्रीज हैं, ठीक है, और आसियान का हेडक्वार्टर का आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। इसका गठन कब हुआ था आप मुझे बताइए। और यहाँ पे हम बात करें, करेक्ट आंसर इज बी है। ठीक है, 2025 तक। तो भारत और आसियान जो देश है वो 2025 तक जो है अपने एफएटीएफ की समीक्षा करने पर सहमत हुए हैं। भारत आसियान, ठीक है, जो वस्तुओं के लिए मुक्त व्यापार समझौता एफएटीएफ यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौते की समीक्षा करने पर सहमत हुए 2025 तक। आसियान भारत माल व्यापार समझौता, ठीक है, कि एक संयुक्त समिति ने समझौते की समीक्षा और वार्ता के लिए संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए एक रोड मैप बनाया है। यहाँ पे हम बात करें आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की समीक्षा अब कब से शुरू होगी, तो सितंबर में शुरू होगी दोस्तों। सितंबर में शुरू होने वाले भारत आसियान नेताओं के शिखर सम्मेलन में होगा। तो देखिए सितंबर में भारत आसियान नेताओं के जो वहाँ के लीडर्स हैं आसियान देश और भारत के, उनके बीच में भी शिखर सम्मेलन अगले महीने होने वाला है, यानी कि सितंबर में। उसी दौरान जो है आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की समीक्षा होगी। ठीक है, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की समीक्षा की बात करें तो द्विपक्षीय व्यापार में मौजूदा मुद्दों को संबोधित करेगा, और इससे देखा जाए तो व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और विविधता भी आएगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, भारत और आसियान देश जो है वो 2025 तक अपने एफएटीएफ की समीक्षा करने के लिए सहमत हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में मंदिर संग्रहालय बनाएगी। किस शहर में बनाएगी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है सी है, अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या में बनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार जो है मंदिर संग्रहालय। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने देखा जाए भारतीय मंदिरों की स्थापत्य विरासत और वैज्ञानिक पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए अयोध्या में एक मंदिर संग्रहालय जो है वो बनाने की घोषणा किया है। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों, तो अयोध्या में। किस उद्देश्य से, तो जो भारतीय मंदिरों की जो स्थापत्य विरासत है और जो वैज्ञानिक पहलू है उनको प्रदर्शित करने के लिए। प्रस्तावित संग्रहालय को देखा जाए 12 दीर्घाओं में विभाजित किया जाएगा, और ये गैलरी अपनी सहज कलात्मकता से आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देगी। संग्रहालय में देश भर के जो हिंदू मंदिरों के गौरवशाली इतिहास को बताया जाएगा। सनातन जो धर्म है उसकी समग्र संस्कृति को भी प्रतिबिंबित किया जाएगा। संग्रहालय के निर्माण के साथ देखा जाए तो यूपी पर्यटन विभाग का उद्देश्य क्या है, दुनिया को भारतीय मंदिरों के महत्व से अवगत कराना है, जो सनातन की समग्र संस्कृति को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो मंदिर संग्रहालय बनाने जा रही, कहाँ पे, अयोध्या में। तो ये क्वेश्चन जो आपके लिए ना सिर्फ करंट बल्कि यूपी स्पेशल भी हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और आज के हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि यूएसए स्थित एक्शन फॉर नेचर ने किस भारतीयों को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। किसे किया है, ईहा दीक्षित को, मान्या हर्ष को, निर्वाण सोमानी को, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी, क्योंकि ध्यान रखिएगा 5 युवाओं को जो है सम्मानित किया गया है। तो भारत के 5 युवाओं को जो है 2023 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड प्राप्त करने के लिए जो दुनिया भर के 17 किशोर पर्यावरण कार्यकर्ता हैं उनमें नामित किया गया है।
और इन्होंने ये जो 17 कार्यकर्ता पर्यावरण किशोर कार्यकर्ता है, इन्होंने दुनिया की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों को निपटने की पहल की है, जिससे जो है इन्हें इंटरनेशनल इको हीरो अवार्ड से जो है सम्मानित किया जाएगा। और इसमें देखा जाए कौन कौन है, तो यहाँ पे जिन युवा पर्यावरण योद्धाओं को उनके प्रयास के लिए जो अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संगठन है जिसका नाम है एक्शन फॉर नेचर द्वारा मान्यता दी गई, वो देखिए कौन कौन है। तो यूपी से भी है, यूपी के मेरठ से देखा जाए ईहा दीक्षित है, बेंगलुरु से मान्या हर्ष है, और नई दिल्ली से देखा जाए 3 लोग हैं, निर्वाण सोमानी है, मन्नत कौर है और कर्ण रस्तोगी। ध्यान रखिएगा यूपी से भी, इसलिए क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और आज के हम लास्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहली हाइड्रोजन बस का परीक्षण शुरू हुआ है। तो एनटीपीसी के द्वारा पहली जो हाइड्रोजन बस का परीक्षण शुरू किया गया किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, तो करेक्ट आंसर इस केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, ठीक है। तो विद्युत मंत्रालय के तहत जो काम करने वाले प्रमुख महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है एनटीपीसी लिमिटेड, इसने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के स्थित जो लेह है, लेह के सुरमन्य क्षेत्र में भारत की पहली हाइड्रोजन बस का परीक्षण शुरू करके एक अभूतपूर्व उद्यम शुरू किया है, ठीक है। यह उल्लेखनीय प्रयास न केवल सार्वजनिक सड़कों पर हाइड्रोजन बसों के देश के पहले उपयोग को चिन्हित करता है, बल्कि स्थिरता को बढ़ावा देने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एनटीपीसी की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। पहली हाइड्रोजन बस जो है वो ले पहुंच गई है, जो 3 महीने की लंबी प्रक्रिया के शुरुआत का प्रतीक है। ले में एनटीपीसी द्वारा शुरू की गई ईंधन सेल बसें एक तकनीकी चमत्कार है जिसका उद्देश्य 11,562 फीट की ऊंचाई पर प्रचलित मांग की स्थिति में निर्बाध रूप से कार्य करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है पहली हाइड्रोजन बस का परीक्षण जो लेह में शुरू किया गया है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में, ठीक है। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि हाल ही में क्रिकेटर को कलेक्शन कमीशन द्वारा नेशनल आइकन के रूप में नामित किया गया। किस क्रिकेटर को? सचिन तेंदुलकर को CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे किया गया? शालू जिंदल को किया गया। सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में तिरुपति के राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने पदक जीता है। किसने? रजत पदक जीता है, ठीक है। बायकॉम 18 के डिजिटल बिजनेस के नए CEO बने हैं। कौन बनी है? तो कौन बने? यहाँ पे किरण मणि बने हैं। राज्य सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को खत्म कर नई शिक्षा नीति बनाएगी। कौन सी राज्य सरकार? दोस्तों कर्नाटक। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए, ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिविजन करिए। दोस्तों फिर मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।